This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। आप सबके इल्म में है कि हम कल तक के लेक्चर में नेम ऑफ द कंपनी के बारे में डिस्कशन मुकम्मल कर चुके हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मुख्तलिफ किस्म की क्लॉजेज होती हैं, उनकी लिस्ट हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी जिस दिन हमने ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो उनमें नेम क्लॉज ऑफ द कंपनी सबसे पहली क्लॉज थी, और नेम क्लॉज के बारे में जितनी भी प्रोविजंस हैं वो हम कल तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी के बारे में। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी का पर्पस क्या है, पहले तो ये समझे ना, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का मकसद क्या है। अच्छा, इसी मकसद को बताने के दौरान ही आप जान जाएंगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस दरअसल कहते किसे हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में अभी तक हो सकता है ये वर्ड आ रहा हो कि यार ये रजिस्टर्ड का वर्ड क्यों लिखा हुआ है, तो जब आपको मकसद बताया जा रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा रजिस्टर्ड ऑफिस इसे कहते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस दरअसल वो प्लेस है, वो एड्रेस है कंपनी का कि जिस एड्रेस पे तमाम तर कम्युनिकेशंस कंपनी को रिसीव होती हैं, जैसे लेटर्स, खतूत, कोरियर्स। तो हर किस्म की कम्युनिकेशन खास तौर पे इस फॉर्म में जो भी मैंने बताई आपको, जिस एड्रेस पे रिसीव होती हैं वो होता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। जैसे कि अगर रजिस्ट्रार की जानिब से कोई डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रार की जानिब से कोई कम्युनिकेशन या एससीपी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई लेटर अगर भेजना है तो वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही भेजा जाता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का बुनियादी मकसद यही है कि वो एड्रेस के जिस पे तमाम कम्युनिकेशंस कंपनी को रिसीव होती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हेड ऑफिस ही हो, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ आम तौर पे हेड ऑफिस ही रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, हमारे यहाँ आम तौर पे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब मुमकिन है कि हेड ऑफिस और हो, रजिस्टर्ड ऑफिस और हो, चूंकि रजिस्टर्ड ऑफिस का जो बुनियादी मकसद है वो अभी आपको बता चुका हूं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक कंपनी के एक से जायद जो ऑफिसेज हैं फॉर बिजनेस वो हो सकते हैं। देयर मे बी मोर देन वन ऑफिस फॉर बिजनेस ऑफ द कंपनी, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस फकत एक ही होगा, चूंकि रजिस्टर्ड ऑफिस का मकसद अब तक आप समझ चुके हैं, याद भी हो गया आपको। जी बताएं, ओके जी। बात समझ आ रही है? अगर आप इतनी बात आ गई तो फिर आगे चले। समझ आ गया तो चलिए ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नोटिफाई टू रजिस्ट्रार के कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑनवर्ड्स 30 डेज के पीरियड के अंदर, विद इन पीरियड ऑफ द इनकॉर्पोरेशन डायरेक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रार को नोटिफाई किया जाना। जी, ये भी पॉइंट आ गया।
मतलब रजिस्टर बता कि जी हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस का ये एड्रेस है और इस एड्रेस पे तमाम कम्युनिकेशन की जाएंगी। तो दिनों के अंदर 30 डेज के जी बता दें, समझ आ गया? रिस्पॉन्ड करें, जो ही मैं आपसे फीडबैक लूं पूछूं तो जल्दी से इसको रिस्पॉन्ड कर दिया करें ताकि तसलसल जो लेक्चर है वो के बाद है नोटिस ऑफ चेंज एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। बाकियों को जो रिस्पॉन्स, ये एक दो बच्चों को सबको जी अब बताइए। इज इट क्लियर नाउ? चैलेंज चैलेंज ठीक है, ओके। नोटिस ऑफ चेंज एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, इस पॉइंट को मैं शुरू करने जा रहा था। देखिए, अगर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे, अच्छा जी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो नोटिफाई वाला पॉइंट दोबारा बता दें, वॉइस डिस्टॉर्शन की वजह से शायद आप सही तरह सुन नहीं पाए। चलिए जी यहां से स्टार्ट कर लेता हूं दोबारा मैं। कहता है कि कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ऑनवर्ड्स 30 डेज के पीरियड के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को नोटिफाई किया जाएगा, रजिस्ट्रार को एक नोटिस सेंड किया जाएगा कि जिसमें ये लिखा हुआ होगा, ये बताया जाएगा रजिस्ट्रार को कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, जिस पते पे तमाम तर कम्युनिकेशंस की जाएंगी। आप बताएं, समझ आ गया? ओके, चलें ठीक है, गुड। आगे चलें। नोटिस ऑफ चेंज एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, इस पॉइंट का मतलब है कि अगर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई चेंज लाना हो, मतलब एक जगह से शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह ले जाना हो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, तो इसकी इत्तला भी रजिस्ट्रार को देना जरूरी है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज। जी समझ आ गया? इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जिस तारीख को ये रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को ये बताना जरूरी है कि जी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां से कहां चेंज कर लिया गया है। ठीक है, अच्छा। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इन दोनों में से किसी चेंज, इन दोनों चेंजेस में से किसी किस्म की चेंज है, जो अभी हम पढ़ेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए फिर जनरल मीटिंग में अप्रूवल भी रिक्वायर्ड है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। सबसे पहला पॉइंट, अगर एक ही प्रोविंस में एक शहर से दूसरे शहर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, तो इस मकसद के लिए फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी और जनरल मीटिंग की अप्रूवल लेनी होगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, अगर शिफ्टिंग इस किस्म की है। या अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किसी ऐसे पार्ट ऑफ पाकिस्तान में वाक़या है, पाकिस्तान के किसी ऐसे हिस्सा में वाक़या है कि जो हिस्सा किसी भी प्रोविंस के तहत नहीं आता, उस पार्ट ऑफ पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर अगर
रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी यही रिक्वायरमेंट है कि जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पहले इसकी अप्रूवल ली जाएगी और फिर इसको शिफ्ट किया जा सकता है। जी बताइए, दोनों पॉइंट समझ आ गए? और वंस अगेन कह रहा हूं कि जब आपसे पूछूं तो प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दिया करें, कि अगर किसी को, चले ठीक है, ताकि मैं अगर दोबारा भी दोहराना पड़े तो मैं उसको दोहरा दूं पॉइंट, अगर किसी को समझ ना आए तो। ओके, आगे चलें। ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इन मेमोरेंडम। अगर कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है इनमें से किसी एक अंदाज में जो अब हम पढ़ने लगे, ये और बी, ए और बी जो पॉइंट अब हम पढ़ने लगे, अगर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग इस किस्म की है तो फिर जनाब जरा और भी अब फॉर्मेलिटीज आ गई हैं और भी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। एक तो ये आ गया कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी जो अभी अभी हमने पढ़ा, और मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा जनाब। प्लीज रिमेंबर, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग इस किस्म की है, ये जो ए और बी पॉइंट्स हम पढ़ने लगे हैं, तो इस मकसद के लिए फिर स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करनी है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी के मेमोरेंडम को भी ऑल्टर करना है। मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में जहां पहले कुछ और लिखा हुआ था रजिस्टर्ड ऑफिस, अब उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये किस किस्म की चेंज है। नंबर वन, अगर एक सूबे से किसी दूसरे सूबे में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, या एक सूबे से इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, या वाइस वर्सा, मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इस्लामाबाद में वाकया था और वहां से किसी सूबे में शिफ्ट करना है, तो अगर इस किस्म की शिफ्टिंग है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी और मेमोरेंडम को ऑल्टर करना पड़ेगा। या नंबर टू पे आ जाएं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक सूबे में था और उस सूबे से पाकिस्तान के किसी ऐसे हिस्से में वो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है कि जो पाकिस्तान का हिस्सा किसी सूबे के तहत नहीं आता। या अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इस्लामाबाद में वाकया था और कंपनी के उस रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करना है पाकिस्तान के किसी ऐसे हिस्से में कि जो किसी भी सूबे के तहत नहीं आता, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसकी कोई मिसाल, जैसे कि ये पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा कि जो किसी सूबे के तहत नहीं आता, तो एक तो ये इस्लामाबाद आ गया ना, ये तो है ही है, क्योंकि इस्लामाबाद आपको पता है पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल है जो किसी भी सूबे के तहत नहीं आता, तो वो तो है ही है। लेकिन उसके साथ एक और भी है, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा तो है लेकिन अभी तक आईनी तौर पे वो, उसको ये स्टेटस नहीं मिला। तो एज एन एग्जांपल आप ये याद रख लें यहाँ पे। जी जरा बता दें, समझ आ गई? ओके, इसके बाद है कंफर्मेशन फ्रॉम एसईसीपी। तो अभी अभी हम ये पढ़ रहे थे कि अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है इन जगहों के मुताबिक, ये जो ए और बी पॉइंट्स अभी पढ़े हैं आपने, तो एक तो रिक्वायरमेंट ये वाली हो गई। ठीक है, लेकिन एक और लीगल फॉर्मेलिटी है, एक और लीगल रिक्वायरमेंट है कि कमीशन से भी कंफर्मेशन लेनी होगी। तो ये जो ऑल्ट्रेशन की गई है, ये ऑल्ट्रेशन उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी जब तक कि इस ऑल्ट्रेशन की कंफर्मेशन कमीशन से ना ले ली जाए। और कमीशन से कंफर्मेशन लेने के लिए कमीशन के पास एक पिटिशन दायर करनी होगी, और आसान से अगर समझने के लिए मतलब आपको बताऊं तो एप्लीकेशन कमीशन को देनी होगी। तो जब तक कमीशन को पिटिशन दायर करके
कमीशन से कंफर्मेशन ले ना ली जाए तब तक वो ऑल्ट्रेशन जो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके की गई थी वो ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। जी बता दें ये जुमला समझ आ गया? जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, ये पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद है कि जब कमीशन के पास पिटिशन दायर की गई, दरख्वास्त दायर की गई ताकि कमीशन जरा कंफर्म कर दे उस ऑल्ट्रेशन को, तो कमीशन कंफर्मेशन ऑर्डर जारी कर सकता है। कमीशन कंफर्मेशन ऑर्डर जारी कर सकता है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द कमीशन थिंक्स प्रॉपर। तो यकीनन अगर कमीशन कंफर्मेशन ऑर्डर जारी करना चाहता है तो उसके साथ अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी अटैच करना चाहता है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस कमीशन मुनासिब समझे वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी अटैच कर सकता है। कमीशन कह सकता है कि जी हम इस ऑल्ट्रेशन को चलें कंफर्म तो कर रहे हैं, कंफर्मेशन ऑर्डर जारी कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको जरूर फुलफिल किया जाए। तो कमीशन की तरफ से कंफर्मेशन ऑर्डर आ सकता है। अच्छा, इसके बाद है कि जब कमीशन कंफर्मेशन ऑर्डर जारी कर रहा होगा तो उस मौके पे अब कानून कमीशन से कह रहा है कि जनाब कमीशन जरूर मद्देनजर रखे, कंफर्मेशन ऑर्डर जारी करने से पहले जरूर मद्देनजर रखे किस चीज को, मेंबर्स के इंटरेस्ट्स और राइट्स को। ठीक है, द कमीशन शुड कीप इन माइंड, द कमीशन शुड कीप इन व्यू the rights and interests of the members of the company or even rights and interests of any class of members, ठीक है, as well as rights and interests of the creditors। तो कंफर्मेशन ऑर्डर करते वक्त या कंफर्मेशन ऑर्डर करने से पहले कमीशन इनका जरूर ख्याल रखे। ओके हो गया? और इसी तरह अगर कमीशन चाहे तो कोई डायरेक्शंस भी दे सकता है। ठीक है जी, एंड मेक सच ऑर्डर्स एज इट मे थिंक एक्सपीडियंट, मतलब जो कोई और भी ऑर्डर्स हों जो कमीशन मुनासिब समझे तो कमीशन वो ऑर्डर्स भी दे सकता है, डायरेक्शंस वगैरह भी दे सकता है। समझ आ गई जी? जी ये सवाल आया है कि क्या अलग अलग परमिशन है, तो जनाब देखें इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ कमीशन का तस्करा कर रहे हैं, रजिस्ट्रार का वर्ड कहीं नहीं बोला मैंने इस टॉपिक में अभी तक। ठीक है, रजिस्ट्रार का तस्करा भी आने वाला है। जरा बता दें अब तक जो डिस्कशन की है मैंने वो समझ आ गई है? ये जो कमीशन से कंफर्मेशन ऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे सब लोगों को समझ आ गई? अच्छा, आगे चलें। कॉपी ऑफ ऑर्डर टू कंपनी एंड रजिस्ट्रार। अब कमीशन ने जो कंफर्मेशन ऑर्डर दे दिया है, यानी जो कंपनी ने ऑल्ट्रेशन की थी मेमोरेंडम में, उस ऑल्ट्रेशन की कंफर्मेशन कर दी और कंफर्मेशन ऑर्डर इशू हो गया है। तो इस कंफर्मेशन ऑर्डर की कॉपी जो कि सर्टिफाइड होगी, सर्टिफाई करेगा कौन? एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कमीशन। तो कमीशन के ऑथोराइज्ड ऑफिसर की जानिब से सर्टिफाइड ये जो कॉपी है कमीशन के ऑर्डर की, ये कॉपी अब फॉरवर्ड की जाएगी नंबर 1 कंपनी को और इसके साथ ही रजिस्ट्रार को। ठीक है, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कमीशन। जी बता दें ये पॉइंट समझ आ गया? अच्छा जी, इसके बाद है कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ऑल्ट्रेशन।
कहता है कि 7 दिन के अंदर अंदर देखें दोनों जगहों पे कॉपी आ गई, एक कॉपी कंपनी के पास आ गई, एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास आ गई। ठीक है, अब आगे चले। वो कहते हैं कंपनी ने जो अपना मेमोरेंडम ऑल्टर करना है, क्योंकि ऑल्ट्रेशन की कंफर्मेशन कमीशन ने दे दी है, अब इस कंफर्मेशन के मिलने के बाद कंपनी अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकती है। तो इस ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी, तो मेरे ख्याल में ये इस तरह होना चाहिए, कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। ठीक है, ये अल्फाज दुरुस्त है, कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। तो ये जो कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम है, ये 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ये कंपनी की जानिब से रजिस्ट्रार को फाइल करना जरूरी है। वंस अगेन बोलने जा रहा हूं मैं कि जिस डेट को कमीशन ने कंफर्मेशन ऑर्डर दिया था, उस डेट से ऑनवर्ड्स 30 डेज के पीरियड के अंदर अंदर ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी कंपनी की जानिब से रजिस्ट्रार को फाइल की जाएगी, कि रजिस्ट्रार इस ऑल्टर्ड मेमोरेंडम को फिर रजिस्टर कर लेगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और ये सर्टिफिकेट जो है कंक्लूसिव एविडेंस होगा। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो रजिस्ट्रार की जानिब से ये जो इशू किया गया सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट एक कंक्लूसिव एविडेंस तस्वुर किया जाएगा। किस चीज का कंक्लूसिव एविडेंस? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑल्ट्रेशन एंड द कंफर्मेशन हैव बीन कंप्लाइड विद। ये जो रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट इशू किया है, ये इस बात का कतई हतमी सबूत है कि वाकई ही मेमोरेंडम ऑल्टर करने के लिए जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल कर दी गई हैं। तो ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत माना जाएगा। जी जरा बता दें, पैराग्राफ समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद है एक्सटेंशन इन टाइम लिमिट। देखें रजिस्ट्रार को भला कितने दिनों के अंदर अंदर ये ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी फाइल करनी है? जल्दी से बताएं, कोई कितना टाइम पीरियड है? रजिस्ट्रार, जी शाबाश, ये लिखा हुआ देखें सामने 30 डेज। ठीक है, अब अगर कंपनी को कोई खदशा है कि शायद इन 30 डेज के अंदर अंदर हम ये ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी रजिस्ट्रार को शायद फाइल ना कर सकें, और अगर कंपनी चाहती है कि टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाए तो बेहतर है, तो फिर कमीशन को दरख्वास्त दे दें आप। तो कमीशन को एप्लीकेशन दे के, कंपनी कमीशन को एप्लीकेशन दे दे, तो कमीशन इस एप्लीकेशन की बुनियाद पे फिर टाइम एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस एप्लीकेशन के अंदर कोई सफिशिएंट कॉज भी तो बतानी है ना, कि आप टाइम एक्सटेंड क्यों करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर फाइलिंग द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, तो टाइम एक्सटेंड कर सकता है कमीशन। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड, एक नया पॉइंट है, और इस पॉइंट को बहुत गौर से आपने सुनना है, बहुत तवज्जो के साथ। थोड़ा सा ये ट्रिकी पॉइंट है, मैं पहले आपको अवेयर कर रहा हूं। इस पॉइंट के शुरू करने से पहले आप लोगों का मेमोरी टेस्ट है, देखते हैं कौन कौन कामयाब होता है इसमें। इससे पहले एक लेक्चर में आपको बताया गया था कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बारे में, CRO, उसका एब्रीविएशन मैंने बनाया था, CRO, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। किस किस को याद है? बताएं फिर, ये क्या होता है, किसे कहते हैं CRO? जल्दी माइक को खोल रहे हैं यार, बहुत टाइम लगता है मैसेज टाइप करने में, लेक्चर का सीक्वेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा जी, मैं खुद बिजनेस बताता हूँ आपको। जी
मैं खुद बता देता हूँ, लेक्चर का तसलसल जो है वो जारी रखना बहुत जरूरी है। याद करें जिस दिन हमने SECP के बारे में पढ़ा था, तो वो उस लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान का एक जो है हेड ऑफिस वो है इस्लामाबाद में। उसके अलावा 8 रीजनल ऑफिसेज हैं, 8। उन रीजनल ऑफिसेज ऑफ SECP को कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज भी कहते हैं। और वो किन किन शहरों में वाक़ हैं ये भी बताया हुआ आपको, याद आया? कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज किन्हें कहते हैं? SECP के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो किन किन शहरों में वाक़ हैं ये भी आपको पढ़ाया हुआ, अब यहाँ पे हम रिपीट नहीं करते। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि ये हमने जरा रिवाइज कर लिया है, तो अब ये पॉइंट आपको समझना जरा आसान हो जाएगा। कहते हैं, अच्छा एक लफ्ज ये लिखा हुआ है जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब भी पहले बता दूं आपको। जुरिस्डिक्शन का मतलब है एरिया ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, अब जरा पूरा पैराग्राफ सुनिए बहुत गौर से। अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किसी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस की हुदूद से मुंतकिल करना है किसी दूसरे कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस की हुदूद में, फिर सुन लें, अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंतकिल करना है कहां से कहां, एक CRO की जुरिस्डिक्शन से किसी दूसरे CRO की जुरिस्डिक्शन में। एक मिसाल देता हूं आपको, जैसे आप याद करें एक CRO मुल्तान में भी है, पंजाब के अंदर एक मुल्तान में भी है, एक फैसलाबाद में भी है और लाहौर में भी है। तो अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुल्तान जो CRO है उसकी हुदूद से मुंतकिल करना है और लाहौर CRO की हुदूद में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, तो इस कंपनी का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो पहले कहां पड़ा हुआ होगा, कौन से कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पड़ा होगा, मुल्तान में। तो रिक्वायरमेंट ये है कि उस CRO में, उस कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, इस कंपनी का जो भी रिकॉर्ड है, फिजिकल रिकॉर्ड, वो सारे का सारा रिकॉर्ड अब मुंतकिल किया जाएगा उस CRO में कि जिसकी हुदूद में अब कंपनी का दफ्तर मुंतकिल हो रहा है। जैसे अगर मुल्तान से लाहौर मुंतकिल हो रहा है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, तो इस कंपनी का जो रिकॉर्ड पहले मुल्तान वाले CRO में पड़ा हुआ था वो फिजिकल रिकॉर्ड अब लाहौर CRO में मुंतकिल किया जाएगा। जी बताएं, कुछ पल्ले पड़ी बात बच्चों? और अगर बाकी भी लोग बता दें तो क्या ही बात है फिर, अगर बाकी लोग भी प्लीज बता दें मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके बताने का। जी जी, थैंक यू वेरी मच जी। आगे चलें। ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं जब यहाँ पे आप कह रहे हो ओके है, डन है, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है, इवन कोई हो सकता है कोई एक आध बच्चा जो शर्मा रहा हो, जो ना यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हो, मुमकिन है भी कुछ शाये होते हैं, तो यार यू आर मोस्ट वेलकम। आप क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं कि केस की सर और वजाहत करते हैं, तो मैं और वजाहत कर दूंगा, दोबारा समझा दूंगा। तो बिल्कुल आपने हेजिटेट नहीं करना, शाय नहीं करना लर्निंग में, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पेशकश मेरी तरफ से है इसको आप अवेल करेंगे और बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करने में। आगे चलें। ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। वैसे बाय द वे अभी अभी जो हमने ऑल्ट्रेशन पढ़ी थी ये कौन सी थी भला,
जो अभी अभी ऑल्ट्रेशन पड़ी है, ये तो थी ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तो वो टॉपिक हो गया मुकम्मल। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में ऑल्ट्रेशन। मतलब क्या कि अगर एक कंपनी अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ही बदलना चाह रही है, जैसे कि पहले प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस थी टेक्सटाइल, और अब वो अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बदलना चाह रहे हैं और अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस करना चाह रहे हैं फार्मास्यूटिकल को, अद्वियात बनाना, इस तरफ आना चाह रहे हैं वो। तो कंपनी के मेमोरेंडम में पहले लिखा हुआ था टेक्सटाइल इस कंपनी की प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, अब उसको वहां से चेंज करना है, वहां पे लिखना है फार्मास्यूटिकल। तो ऐसा नहीं कि जनाब वहां पे काट के आप ये बस लफ्ज लिख लें, तो जनाब ये पूरी फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ेगा। कौन सी? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही आप मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकते हैं और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर सकते हैं। जी बता दें, ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, अप्रूवल फ्रॉम कमीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको याद तो होगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जब टॉपिक पढ़ा था ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि कमीशन से इजाजत लेनी पड़ती है, कमीशन से अप्रूवल रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, उन्होंने वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज को ऑल्टर करना है तो बस ये काम आप कर लें, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें और मेमोरेंडम को आप ऑल्टर कर लें। इस ऑल्ट्रेशन के लिए कमीशन से अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है? हाँ, बस एक फॉर्मेलिटी जिसको पूरा करना है, ये जो अमेंडेड मेमोरेंडम है, यानी मेमोरेंडम में पहले कोई और लिखा होगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, और अब मेमोरेंडम में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कोई और लिखी होगी जो आप चेंज की है, तो इसका मतलब अब आपने मेमोरेंडम ऑल्टर करना है ना, अमेंड करना है। तो इस ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार को आपने फाइल करनी है 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है? ताकि वो इसे अपने पास रिकॉर्ड कर ले, इसकी एंट्री कर ले। इसके बाद है चेंज ऑफ नेम में बी डायरेक्टेड बाय रजिस्ट्रार। देखिए, अगर कंपनी ने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर ली है तो इसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भी करनी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। और ये रिपोर्ट किस पेज पे, किस सफे पे रजिस्ट्रार को करनी है? ऑन द फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड। ये नहीं कि एक काम कागज के टुकड़े पे लिख के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेज दी, बल्कि कहते हैं एक स्पेसिफाइड फॉर्म है, उसको फिल करके तो ये रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सेंड करनी है। और अगर रजिस्ट्रार ये समझता है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने से अब कंपनी का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, अगर कोई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के चेंज होने की वजह से रजिस्ट्रार की राय ये है कि नाम भी अब चेंज करना पड़ेगा, तो इस सिलसिले में, इस सूरत में रजिस्ट्रार कंपनी को डायरेक्शन दे सकता है कि जनाब अब आप नाम भी चेंज करें। ठीक है? क्योंकि नाम अब आपका कमेंसुरेट नहीं कर रहा विद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है? जैसे पहले क्या था, टेक्सटाइल का काम था तो नाम था स्टार्स टेक्सटाइल लिमिटेड। अब उन्होंने प्रिंसिपल लाइन चेंज की है, टेक्सटाइल की बजाय वो आ गए हैं फार्मास्यूटिकल में। तो जाहिर सी बात है, अगर बिजनेस वो कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल का और अगर वो नाम वही रखेंगे स्टार्स टेक्सटाइल लिमिटेड, तो उसका मतलब है नाम जो कंपनी का है उसमें और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में आपस में मुताबिकत नहीं है, ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं है, कमेंसुरेट नहीं है। तो इस सूरत में रजिस्ट्रार कंपनी से कह सकता है, कहेगा कि भाई आप जरा अब नाम भी चेंज करें।
यानी अब आप नाम ये रखें, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जी जरा बता दें, ये पॉइंट समझ आ गया? जी बता दीजिए, ये वाला पॉइंट समझ आ गया सब लोगों को? अच्छा जी, ओके, अगले पॉइंट में मूव करते हैं। एडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सब्जेक्ट टू अप्रूवल अंडर एनी लॉ। मतलब ये कि एक कंपनी अगर अपना बिजनेस कर रही है और उसके साथ साथ कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी अडॉप्ट करनी है कंपनी ने कि जिसके लिए कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन या परमिशन या अप्रूवल चाहिए लॉ के तहत किसी अथॉरिटी से, तो इसके लिए भी फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगी और मेमोरेंडम ऑल्टर करना होगा। ठीक है जी, जरा प्लीज बता दें, ये पॉइंट समझ आया? कम ऑन। अच्छा, तो इसमें आप देखें वो कहते हैं कि अगर ये काम करना है तो फकत यही रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाए और मेमोरेंडम ऑल्टर किया जाए। और इस किस्म के ऑल्ट्रेशन के लिए कमीशन से कंफर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि जरूरत है जी, कंफर्मेशन फ्रॉम एससीसीपी बिल्कुल है। द ऑल्ट्रेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल इट इज कंफर्म्ड बाय द कमीशन ऑन द पिटिशन। तो इस किस्म की जो ऑल्ट्रेशन है वो उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक कि कमीशन से कंफर्मेशन ना ले ली जाए। बिल्कुल वही जुमला जो आपने ऑल्ट्रेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में पढ़ा था कि जैसे वहां पे कमीशन की कंफर्मेशन चाहिए वैसे ही यहां पे भी चाहिए। और यहां से ऑनवर्ड आप देखें, सारे पैराग्राफ्स वही लिखे हुए हैं जो उधर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है जी, वंस अगेन बोल रहा हूं कि इस किस्म की जो ऑल्ट्रेशन करनी है, ऑल्ट्रेशन करके मेमोरेंडम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑल्ट्रेशन की जाए मेमोरेंडम में, और फिर ये जो ऑल्ट्रेशन की गई है इसके लिए कमीशन से कंफर्मेशन लेनी होगी। जब तक कमीशन से कंफर्मेशन ले ना ली जाए तब तक वो ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं होगी। तो कमीशन से कंफर्मेशन लेना जरूरी है इस सीन के अंदर भी। और बाकी वही वाली रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी ऊपर पढ़ा चुका हूं आपको, जरा एक दफा पढ़ लें आप लोग, वही वाली हैं। जी जरा पढ़ना शुरू कर दें प्लीज, यहां से ऑनवर्ड्स। जी बच्चों, वही वाले पॉइंट्स है सारे। चैलेंज, तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक है जी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।